आधी रात के समय महेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात गए, कौन ऐसे जोरों से दरवाजा पीट रहा है? मैं देखता हूँ। ए जी, दरवाजा खोलने से पहले एक बार पूछिए ना कि कौन है, वो भी इतनी रात को। मुझे तो डर सा लग रहा है। कैसी भयानक सी आवाज है। ये किसी इंसान के रोने की आवाज तो नहीं लगती। कौन है बाहर? भैया भैया, दरवाजा खोलिए ना। अरे क्यों देर कर रहे हो? मैं पहले ही इतना घबराई हुई हूँ। अरे ये तो सुशीला की आवाज है। सुशीला, तू अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? भैया, सब अंदर से ही पूछ लोगे क्या? दरवाजा खोलो ना पहले, बाहर बहुत अंधेरा है। अपनी इकलौती बहन की ऐसे घबराई सी आवाज सुनने के बाद महेश अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलकर उसने देखा तो पाया कि बाहर तो कोई भी नहीं है। हैरान होकर वो दरवाजे के 4 कदम आगे तक जाकर देखता है, लेकिन बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर जमीन पर लाल रंग से बने पैरों के निशान पर जाती है। कोई तो था यहाँ जिसके पाँव के निशान बने हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? इससे पहले कि महेश कुछ भी कर पाता, एक चीख की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर महेश की पत्नी दौड़ते हुए घर के बाहर आती है। लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि बाहर से महेश गायब हो चुका है। आधी रात को इस तरह दरवाजा खटखटाकर गांव के मर्द को उठा ले जाने की घटना से पूरा गांव स्तब्ध था। अरे भैया, महेश की औरत का कहना है कि कौन औरत थी जो उसकी बहन की आवाज में दरवाजा खटखटाई, और जब दरवाजा खोला तो अचानक से उसको लेकर रफू चक्कर हो गई। दरवाजे पर खून के छींटे और पैरों के निशान मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी औरत है जो एक हट्टे कट्टे आदमी को 1 सेकंड में गायब कर दे। मानो ना मानो, हमको तो ये कुछ ऊपरी चक्कर लगता है। अरे महेश सीधा साधा आदमी था, उसकी ऐसी किसी से कौन सी दुश्मनी थी कि कोई उस पर अपनी रंजिश निकालेगा। काका की बात से गांव के सभी लोग सहमत थे। गांव के लोग महेश का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। 3 दिन बाद गांव में ही रहने वाला केसर अपने बड़े भाई को बस में बिठाकर वापस गांव लौट रहा था। लौटते हुए उसे थोड़ी देर हो गई थी। जब से महेश के साथ वो घटना हुई थी, दिन ढलने के बाद गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। केसर तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी खेतों की ओर से उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। आहट सुन के डर के मारे केसर का खून जम रहा था। केसर जितना तेज चलता, उसका पीछा कर रहे कदमों की आहट और तेज होती जाती। अचानक केसर को किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। और कितना तेज भागोगी केसर? अरे संभाल कर, गिर पड़ोगे। केसर को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर चलते हुए फिलहाल उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अरे इतना क्यों घबरा रहे हो हमसे? हम तो थक गए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए। केसर, अब रुको ना। अचानक ही केसर को एहसास हुआ, यह आवाज तो उसकी प्रेमिका रेखा की है। अरे रेखा, तू? केसर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपने पीछे लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ती है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो खेतों में? और ये घूंघट क्यों डाल रखा है? जा, जल्दी से अपने घर चली जा। ठीक नहीं है ऐसे घूमना। अभी तक रेखा की आवाज में उसे पुकारने वाली वो स्त्री अब एकदम शांत खड़ी थी। कांपते हाथों से केसर उसका घूंघट उठाता है तो देखता है घूंघट के अंदर कोई था ही नहीं। केसर चीख कर भागने लगता है और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। इससे पहले कि उसकी मां दरवाजा खोलती, एक जोरदार चीख सुनाई देती है और केसर वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया था। यह घटना ठीक वैसे ही घटी थी जैसे महेश के दरवाजे पर हुई थी। अपने ही घर के दरवाजे के सामने से कोई आदमी चुटकियों में गायब हो गया था और पीछे रह गए थे केवल वो लाल पैरों के निशान और खून की छींटे। अब तो गांव के लोगों में डर का ऐसा माहौल बना कि रात को क्या, दिन में भी घर से बाहर निकलने से पहले गांव के आदमी घबराने लगे। जब कोई और उपाय ना सूझा तो सभी लोग मिलकर फिर से तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। ठीक है, मैं खुद आप लोगों के साथ चलकर देखता हूँ कि गांव पर यह कैसा संकट आन पड़ा है। बाबा ने गांव में जाकर पैरों की उन निशानों और खून की छींटों को देखा और फिर अपनी कुटिया में लौट आए।
कुटिया में आकर बाबा ने ध्यान लगाया ताकि वे गांव से गायब हुए लोगों के बारे में जान सकें। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। रुक्मणी एक बार फिर से लौट आई है और इस बार वो बहुत गुस्से में है। पहले तो उसने मोहन को अमावस्या तक का समय दिया था, लेकिन अब तो वो सीधा मर्दों को उठाकर ले जा रही है। लगता है अब वो गांव के किसी भी आदमी को बख्शने वाली नहीं है। बाबा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो हमारे गांव से चली जाए? वही उपाय करना होगा जो मोहन के परिवार ने किया था। गांव के सभी लोग अपने घर की दीवारों पर स्त्री तू कल आना लिखवा दो और उसके साथ ही घर में जितने भी मर्द हो सबके हाथ के हल्दी के निशान दरवाजे पर छपवा दो। जिसके भी घर में जवां मर्द है वो सब श्रृंगार का सामान उस कुएं के पास रख देना। बाबा की कहे अनुसार गांव के सभी लोगों ने अपने घर की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में कल आना लिखवा दिया। मेरे कारण ही गांव के इतने लोगों की मौत हो गई। वो उनके लिए नहीं, मेरे लिए आती है। उसी रात मोहन ने अपने गले में पहना हुआ धागा उतार दिया और जाकर कुएं के पास बैठ गया। आधी रात बीतने के बाद रुक्मणी मोहन के पास आई और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद जब रुक्मणी सहज होकर मोहन से बातें करने लगी तभी मोहन ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। रुक्मणी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी और मोहन से अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। देखते ही देखते रुक्मणी एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई और भयानक आवाज निकालकर मोहन को डराने की कोशिश करने लगी। किंतु मोहन लगातार अपना पाठ करता रहा और रुक्मणी के लाख प्रयास करने के बाद भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझसे छल किया है तुमने, एक बार नहीं बार बार। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी जरूर। कहते हैं इस घटना के बाद बहुत दिनों तक किसी स्त्री की रात के समय चीख चीख कर रोने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया।